आदाब, गुड इवनिंग। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन मोटिवेशन सीरीज। आज के हमारे मेहमान हैं कॉलेज ऑफ फार्मेसी, यूनिवर्सिटी ऑफ होस्टन से डॉक्टर रियासत अली। डॉक्टर रियासत अली का जो एजुकेशन का सफ़र है वो एक गांव से शुरू होता है। जो गांव है मुजफ्फरनगर ज़िले में हरसोली गांव, वहाँ जनता इंटर कॉलेज से आपने 12th इंटरमीडिएट किया। एसडी कॉलेज मुजफ्फरनगर से आपने बीएससी किया। एमएससी के लिए आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आपने एमएससी किया। और फिर पीएचडी के लिए ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। उसके बाद पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप आपने अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन, न्यूयॉर्क। और आज आप कॉलेज ऑफ फार्मेसी में रिसर्च एसोसिएट की हैसियत से काम कर रहे हैं। ये है हमारे आज के मेहमान डॉक्टर रियासत अली। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है, खुश आमदीद। वेलकम टू दिस न्यू इंडिया एजुकेशन मोटिवेशन सीरीज। वेलकम टू दिस प्रोग्राम। थैंक यू डॉक्टर अमीर साहब। डॉक्टर साहब, मैंने तो आपके बारे में जो कुछ मुझे मालूम था वो मैंने बता दिया। जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आप हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे, और ख़ासतौर से हमारे इलाके में ज़िला बागपत, ज़िला मुजफ्फरनगर, ज़िला गाज़ियाबाद, मेरठ, ये सब ज़िला हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ज़्यादातर लोगों तक, और ख़ासतौर से जो 9th से लेकर के 12th तक और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बच्चे हैं, उन तक हमारी बात पहुँचे और आपकी जो ये सक्सेस स्टोरी है ये उन बच्चों तक पहुँच सके। तो आप जो चीज़ें मुझसे रह गई हैं, कहीं आप अपनी सक्सेस स्टोरी में कुछ चीज़ें आप जोड़ना चाहेंगे, वो ज़रा हमारे बच्चों को इनको बताइए। जी डॉक्टर अनीस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना एफर्ट किया और लोगों के साथ लोगों को जागरूक करने का एक मिशन आपने लिया। और मैं सभी सुनने वालों को और सभी देखने वालों को सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ। जैसा कि डॉक्टर अनीस साहब ने बताया कि मेरा ताल्लुक हरसोली गांव से है और मेरी एजुकेशन गांव के जनता इंटर कॉलेज से हुई, और उसके बाद मैंने बीएससी एसडी कॉलेज से की, और फिर एमएससी जामिया मिल्लिया से की, और पीएचडी मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से किया। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है, बट मैं कुछ थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं गांव की एजुकेशन में और क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। बिकॉज ये सबसे बड़ा टारगेट सबसे बड़ा एक हर्डल होता है, सबसे बड़ी एक रुकावट होती है गांव के बच्चे के लिए कि वो जो मतलब मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसमें सेट होना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि गांव में ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, उनमें तो टिपिकली हिंदी मीडियम का सिस्टम होता है। और इवन कॉलेजेस में भी हालांकि मैंने स्कूल किया और स्कूल में अच्छा टॉप रैंकिंग में था मैं, जब मैंने हाई स्कूल किया, 12th किया, तो टॉप 3 बच्चों में मेरा नाम आता था, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जैसे ही मैं सिटी में गया तो बहुत डिफरेंस आता है। जब आप गांव के, भले ही आप गांव के स्कूल को टॉप कर रहे हो, आपका मुझे पता नहीं लेकिन उस दौर में, लेकिन सिटी में जाते ही आपका जो मतलब बहुत एडवांस होते हैं बच्चे। आप गांव हरसोली से आप मुजफ्फरनगर जो पहुंचे हैं। जी जी, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, वो जो पढ़ते हैं और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, बहुत डिफरेंस होता है गांव के बच्चों को जब वो एकदम सिटी में जाता है। तो मैं जैसे ही सिटी में गया तो वहाँ पे मैंने बीएससी में एडमिशन लिया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ये तय कर लिया अपने मन से कि मैं अब हिंदी मीडियम नहीं पढ़ूंगा। हालांकि ऑप्शन होता है मेरठ यूनिवर्सिटी में, आप एमएससी भी हिंदी में कर सकते हो, एमए एमएससी बीएससी तो कर ही सकते हो। तो मैंने सोचा कि साइंस अगर आप पढ़ना चाहते हो, मेडिसिन, साइंस, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर या इवन लॉ भी, अगर आप लीडिंग इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हो तो इंग्लिश मस्ट है आपके लिए, आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना होता है जी। तो मैंने ये तय किया कि भाई मैं हिंदी में एग्जाम नहीं दूंगा। हालांकि हिंदी में ऑप्शन था, तो मैंने, बहुत मुश्किल हुआ एकदम 12वीं के बाद आदमी हिंदी में पढ़े और एकदम से उसको पूरा एग्जाम इंग्लिश में देना पड़ जाए, तो वो बहुत मुश्किल था पहला साल जी। लेकिन मैंने तय कर लिया था, तो फिर मैं उससे बैकआउट नहीं किया और मैंने फिर वो 3 साल पूरे इंग्लिश में दिए। तो उससे आप इंटरनेशनल दुनिया से कनेक्ट होते हो जब आप उस मीडियम में पढ़ते हो।
तो वहां से आपको कॉन्फिडेंस भी आया होगा वहां से आपको। जी बिल्कुल, क्योंकि जब आप उस मीडियम में पढ़ते हो जिसमें इंटरनेशनल, जिसमें दुनिया बात कर रही है, जिसमें साइंटिस्ट बात कर रहे हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं भी उनके बीच में जाके बैठ सकता हूँ। जी तो ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप उसी चीज को अपनी लैंग्वेज में पढ़ें तो अपनी लैंग्वेज आपके लिए थोड़ा एक सॉफ्ट होता है कि आप ठीक है भाई पढ़ लेंगे। लेकिन जब आप उसको फॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ते हो तो उससे उससे आपको रियल दुनिया का पता चलता है और आप फिर एडजस्ट होते हो उसमें। तो ये एक बहुत बड़ा वो था जो मैंने स्टेप लिया उस टाइम पे। हालांकि मेरे बहुत सारे दोस्त हिंदी में ही पढ़ते थे, लेकिन मैंने कहा भाई मैं, मेरे पास ऑप्शन था हिंदी में, लेकिन मैंने सोचा मैं नहीं पढ़ूंगा, अब मैं हिंदी इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दूंगा। और मैंने 3 साल इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दी। यानी कहीं ना कहीं आपके जहन में था कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे कुछ करना है। बस अब वो तो अल्लाह जाने क्या था, आगे बढ़ते जा रहे थे। तो लेकिन ये था कि भाई अब अगर आप दुनिया से बात करनी है तो आपको दुनिया की लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो उसके बाद फिर मैंने जामिया का एंट्रेंस दिया। बीच में मेहनत तो नो डाउट, देखो मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप किसी भी फील्ड में जाएं आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जी आप गाइडेंस लें या आप पर्सनल लें या आप कैसे भी करें, आपको आपको वो गोल अचीव करना है मेहनत का। तो मैंने बहुत बहुत मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह, और सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छी कमांड मेरी थी उस टाइम पे, अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बेस पे मुझे जामिया मिलिया इस्लामिया में मेरी फर्स्ट रैंक आई थी बीएससी एमएससी बायो साइंसेज में और एमएससी बायोटेक में, माशाल्लाह। दोनों में फर्स्ट रैंक थी अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। तो हालांकि वहां पे सब वो तो एक नेशनल लेवल का कंपटीशन होता है, 1000, 1500, 2000 बच्चों में से 15-20 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो जामिया का कंपटीशन नो डाउट नहीं जाहिर, और सेंट्रल टफ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है इंडिया की, जिसका स्टैंडर्ड जो है वो बहुत अच्छा है, पूरे हिंदुस्तान से बच्चे वहां आते हैं। बिल्कुल। तो फिर वो मुझे उसका फायदा हुआ, इंग्लिश में यहाँ पढ़ने का मुझे फायदा वहां पे हुआ कि मेरी जो, अब क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो आप हिंदी में नहीं है, ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता है। एटलीस्ट पर्सनल आप कर सकते हो, बट जो एकेडमिक कन्वर्सेशन है वो तो टीचर्स वगैरह जो प्रोफेसर हैं वो भी इंग्लिश में ही करते हैं। तो उसका मुझे बहुत फायदा हुआ। दो उस टाइम पे भी थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती थी, बट वो हो गई क्लियर। उसके बाद जामिया में मेरी अच्छी रैंकिंग के साथ मैंने एमएससी की। उसके बाद फिर मैंने फर्दर मूव, हालांकि मेरे पास ऑप्शन था कि मैं जामिया से पीएचडी कर सकता, पर पता नहीं दिमाग में ये था कि भाई वही मैं जामिया में क्यों जाऊँ, जामिया में तो जामिया के बच्चे जा ही सकते हैं, मुझे तो थोड़ा सा आगे जाना चाहिए। तो फिर जी मैंने एम्स में ट्राई किया, फेलोशिप ट्राई की। तो एम्स में मेरा, उस एम्स में एडमिशन से पहले मेरा फेलोशिप हो गई थी। जैसे एक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की फेलोशिप होती है जो एनुअली 78 बच्चों को दी जाती थी उस टाइम पे। जी अब तो नंबर ज्यादा हो गया डेफिनेटली, क्योंकि हर जगह नंबर बढ़ रहे हैं। तो उसमें मेरा आईसीएमआर का जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप हुआ, एग्जाम बेस्ड होता है, टोटली मेरिट एग्जाम होता है उसका। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। देन उसके बाद मैंने एम्स ज्वाइन किया और मेरा गेट का स्कोर भी बहुत अच्छा रहा। 125 रैंक थी मेरी ऑल इंडिया रैंक गेट में, जी क्योंकि गेट में एक सब्जेक्ट होता है लाइफ साइंस का भी। वैसे तो गेट जनरली टेक्निकल और इंजीनियरिंग के लिए है, लेकिन लाइफ साइंस का सब्जेक्ट होता है इसमें। तो मैंने उसका दिया। उसके बेस पे मैंने आईआईटी मुंबई और आईआईटी कानपुर में 2 जगह से मुझे इंटरव्यू कॉल आया, मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए गया। और चूंकि मेरा थोड़ा सा रुझान ये था कि मैंने कहा दिल्ली और दिल्ली के आसपास रहे तो ज्यादा बेहतर है, तो मैंने फिर एम्स को ऑप्ट किया। और एम्स में जाने के बाद बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में फिर मैंने एक और फेलोशिप, जो CSIR की फेलोशिप होती है, उसको फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसका भी मैंने क्वालिफाई किया एग्जाम। और फिर मैं बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट एम्स से, डॉक्टर DN राव मेरे गाइड थे, और वैक्सीन इम्यूनोलॉजी पे मैंने काम किया। माशाल्लाह। और जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल जब साइंसेज जो मेरा है वो एडमिशन हुआ उस इंडिया टाइम, का जो है वो टॉप रैंकिंग मेडिकल इंस्टीट्यूट है। जी डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, वो हमेशा से एम्स टॉप पे रहा है। और जी जब मेरा एडमिशन हुआ उस वक्त ओनली 3 वैकेंसीज अवेलेबल थी बायो साइंस डिपार्टमेंट में। तो और बस लकीली मेहनत किया और बस हो गया। जी जी। तो न्यूयॉर्क उसके कैसे बाद पहुंचे आप? न्यूयॉर्क कैसे पहुंचे आप? उसके बाद जैसे अब एम्स से पीएचडी किया था, पब्लिकेशंस अच्छे थे माशाल्लाह। मेरा टोटल पीएचडी के दौरान 5-6 पब्लिकेशन आ गए थे, 2-3 पाइपलाइन में थे। तो फिर मैंने इमीडिएटली न्यूयॉर्क में एक वैकेंसी निकली, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया और उसके बाद स्काइप इंटरव्यू वगैरह हुआ और
विद इन 1 और 2 मंथ के अंदर मेरा फिर वहाँ पे फाइनली न्यूयॉर्क में पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप होगी। और मैं न्यूयॉर्क में अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज भी एक बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है यहाँ पे, और काफी NIH की बहुत अच्छी फंडिंग वहाँ पे रहती है, और बहुत अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे काम करते हैं। मतलब उन लोगों से भी मुलाकात हुई जिन लोगों को हम किताबों में पढ़ते हैं, तो आपको लगता है अरे इनकी किताब हमने पढ़ी थी फला कोर्स के लिए, अरे ये तो यही है। तो उस टाइम बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये वो बंदा है जिसकी किताब हम पढ़ा करते थे। तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए, किस दुनिया में आ गए कि यार हम तो सब। तो एक ही अजीब सा ही सेटिस्फेक्शन होता है उस टाइम जब आप उस आदमी से मिलते हो जिसकी किताब आपने बचपने में या कॉलेज दौरान में पढ़ी हुई हो। वो तो आपके लिए जो है बिल्कुल आई ओपनर रहा होगा कि आप दिल्ली से और एल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन में आप वहाँ पहुंचे हैं न्यूयॉर्क, और उन लोगों से आप मिले जिनके आप किताबें पढ़ रहे थे या किताबों में जिनके बारे में आप पढ़ रहे थे। तो इट मस्ट हैव बीन सर्टेनली ग्रेट। तो आपका ये जो सफर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर है। खासतौर से मैं मुझे एक बात जो लगी बहुत अच्छी, जो मैं बच्चों को बताना चाहूंगा, कि आपने जब हरसोली गांव से मुजफ्फरनगर आप पहुंचे हैं SD कॉलेज में, वहां ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद था कि आप हिंदी मीडियम में कंटिन्यू कर सकते थे। जी बिल्कुल। लेकिन आपने उस ऑप्शन को नहीं चुना, आपने इंग्लिश मीडियम को चुना कि नहीं मुझे अब इंग्लिश मीडियम में जो है आंसर्स देने हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इनिशियली हो सकता है शुरू में आपको मुश्किल आई होगी, जरूर आई होगी, लेकिन वो अगर आप मेहनत करें और आप डिटरमिन हो, आप ये निश्चय कर लें कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो आप उसको कर जाते हैं। वो मुश्किलात हैं वो जाहिर है शुरू में आती हैं और धीरे धीरे वो मुश्किलात कम होती चली जाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक मैसेज है आपका उन बच्चों को जो साइंस पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, कि वो ग्रेजुएशन एटलीस्ट ग्रेजुएशन में जाकर के जो है वो चूंकि टेक्निकल चीजें हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो अंग्रेजी जबान में अवेलेबल है जो हिंदी में शायद नहीं मिलती हैं, या हिंदी हमें कई बार बहुत मुश्किल लगती है, हमारी अपनी जबान होते हुए मुश्किल लगती है, और इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो वहाँ जब वो ये बच्चे कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा आपका सफर रहा। तो अभी एट प्रेजेंट जो है आप ह्यूस्टन में हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में कॉलेज ऑफ फार्मेसी में आप हैं। तो वहाँ किस तरह का आप क्या काम कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं? मैं 2018 में ह्यूस्टन में मूव किया। यहाँ पे मेरा काम है किडनी डिजीजेस के ऊपर, जो किडनी इंजरी होती है, क्रॉनिक एंड एक्यूट किडनी इंजरी, उसमें हम लोग, और एक उसका एक सिस्टम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जिसका के ब्लड प्रेशर में, हार्ट डिजीज में और किडनी डिजीज में तीनों जगह रोल होता है। तो जो जहाँ पे मैं करंट में काम कर रहा हूँ उनका काम किडनी डिजीज के ऊपर फोकस है, पहले से ही कर रहे हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम AT2 रिसेप्टर के ऊपर। और चूंकि मेरा काम था इम्यूनोलॉजी में, मैं बी सेल और इम्यूनोलॉजी बैकग्राउंड से था, तो जो मेरे PI हैं उनसे मैंने डिस्कस किया कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इम्यूनोलॉजिकल जो चीजें हैं उनको हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि किडनी डिजीज में, एक्यूट किडनी इंजरी में, क्रॉनिक किडनी डिजीज में, एंड जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है इसके मॉड्यूलेशन में ये जो अगर आप इसको इम्यूनोलॉजी को अगर आप जो है गांव के लोगों के लिए अगर आप आसान जबान में कहें, तो शायद जो आपके जिस्म में बीमारी से जो लड़ने की ताकत है वही उसी से रिलेटेड है। जी, उसी को हम इम्यून सिस्टम उसी को बोलते हैं। जैसे कोई बाहर से कोई बीमारी पैदा करने का जरासीम हमारे जिस्म के अंदर जाता है, तो हमारा जिस्म उसको बैलेंस कर लेता है, उसको किल कर देता है, मार देता है उसको, और हमें बचा लेता है। तो उसी सिस्टम को पूरे को इम्यून सिस्टम बोलते हैं हम लोग। आजकल तो इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान ये आजकल इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इम्यून सिस्टम जो है वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। डेफिनेटली कोविड से लड़ने में इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप हेल्दी हैं, आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है और आपके पास वायरल लोड बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप, इसी वजह से बहुत सारे लोगों को हो जाता है लेकिन वो ठीक हो जाते हैं। यही वजह है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम उसको अपने आप से सेटल कर देता है। तो इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है किसी भी बीमारी से बचने के लिए, स्पेशली कोविड। आज के दौर में कोविड है, तो इससे बचने के लिए भी हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आपका वेट कितना है, ओवरवेट तो नहीं है, कोई आपको ऐसी क्रोनिक डिजीज तो नहीं है, इन्फ्लेमेशन वगैरह की बीमारी, सब बहुत सारी चीजें होती हैं जो इम्यून सिस्टम
के अंदर आती हैं, और अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो डेफिनेटली वो आपको हेल्पफुल होता है। तो अब चूंकि ये बात कोविड-19 की निकल आई, तो आप खास तौर से, चूंकि आप गांव हरसोली मुजफ्फरनगर से ताल्लुक है, सारी रिश्तेदारियां जो हैं वहीं आसपास 3-4 जो अजला हैं उन्हीं में सब रिश्तेदारियां हैं। आप जी उनके जी लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे गांव के लोगों के लिए? खास तौर से आप देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि गांव के लोग जो बिल्कुल। हैं बहुत ज्यादा डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करते हैं, मास्क भी नहीं लगाते हैं। अब पता नहीं वो हाथ कितना फ्रीक्वेंटली धोते हैं। हम लोग कहते हैं साहब आप 20 सेकंड्स तक हाथ धोइए और फ्रीक्वेंटली धोते रहिए, आप मास्क जरूर लगाएं। तो इस तरह कुछ आप मुफीद मशवरे जरा गांव के लोगों को आप दीजिए आप। जी, उसमें तो सबसे जरूरी यही है कि आप जितना बच सकें उससे बचना ही सबसे बड़ा एक तरीका है। उसके लिए मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना, भीड़ वाली जगह न जाना, बगैर जरूरत के कहीं मत जाना, और अपने हाथ पैरों को अच्छे से धोना साबुन वगैरह से। तो ये सब प्रिकॉशंस हैं। और डॉक्टर्स की एडवाइस, अगर डॉक्टर आपको, जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है तो ये भी बहुत हेल्पफुल होगा इसमें। तो जी नो डाउट डॉक्टर, गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे कर ही रही है और सब लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो इसमें यही है कि आप बचें इससे जितना भी। अगर किसी को बाय चांस, जैसे मैंने हमारे गांव में 1-2 मौतें हुई बदकिस्मती से, और एक तो हमारे खासी थे बिल्कुल। मैंने फोन करके स्पेशली कहा कि भाई अगर आप, ठीक है जो मरने वाला तो मर गया, लेकिन आप उसके तदफीन का इंतजाम बहुत ही एहतियात से करो। जी क्योंकि हमारे लोग जज्बाती होते हैं, वो ये नहीं देखते कि ये किस बीमारी से मरा है और बस जज्बातियात में बह जाते हैं। भाई उसका थोड़ा बच के और ध्यान रख के कि हाँ ये इस बीमारी से मरा हुआ आदमी है, तो उसके तदफीन के लिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप उसको उसके पास जाके नहलाओ। उसको और तरीके से भी नहलाने का इंतजाम कर सकते हो आप बचाव के लिए, ताकि दूसरे लोग बच जाएं उससे। जी जी बिल्कुल। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। अब बचाव जो है वो तदबीर जो है करना, एहतियात बरतना, ये ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि दवाइयाँ और बाद में हम मेडिसिन और बिल्कुल, सब पे आ जाएं। अगर हम एहतियात रखें तो शायद दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। जरूरत ही ना पड़े, बिल्कुल डेफिनेटली। जी जी। बहरहाल आखिर में मैं ये चाहूँगा कि आप जो है जो बहरहाल चूँकि आप गाँव से निकले और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप यूएसए में ह्यूस्टन में आप यूनिवर्सिटी में आप रिसर्च एसोसिएट हैं। इतनी लंबी आपकी जो है जर्नी, एक बहुत सक्सेसफुल जर्नी आपकी रही। तो बच्चों को आप खास तौर से ये बताएं कि जैसे आप इंटरमीडिएट जब आप कर रहे थे या हाई स्कूल आप कर रहे थे, तो आपके जो स्टडी आवर्स थे वो आप 24 घंटे में कितना वक्त आप पढ़ाई पर लगाया करते थे? क्योंकि अब हाई स्कूल और इंटर में चूंकि गांव का माहौल था, तो उसमें तो आपको पता है बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। गांव में बिजली नहीं होती, ये नहीं होता, तो उसमें तो हम 8-10 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाए। लेकिन जब हम सिटी में गए और वहाँ पे हमें फैसिलिटी मिली 24 घंटे लाइट की, और सब चीजें फैसिलिटी मिली, तो फिर हमने मतलब अब 16-17 घंटे 18 घंटे तक भी पढ़ा। कुछ कुछ सर्टेन अयाम्स में, कुछ दिनों में हमको इतना भी पढ़ना पड़ा। जी क्योंकि आपका सब्जेक्ट है आपका और आपको उसको कमांड करना है, तो आप जितना भी पढ़ें उतना ही कम है उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी 18 घंटे। मेरा तो ये था कि पूरा टाइम डेडिकेटेड था। कुछ दिनों के लिए तो पूरा टाइम डेडिकेटेड रहा। नमाज पढ़ी और खाना खाया, और नमाज पढ़ी खाना खाया, पढ़ने बैठ गया, नमाज पढ़ने पढ़ी बैठ खाना खाया, पढ़ने बैठ गए। जी जी, यानी 18 गया। घंटे जो है नमाज वो। पढ़ना, खाना खाना, और यही यही हाँ। टाइम होता था। जी जी। वरना तो आते ही जैसे असर के बाद नमाज पढ़ के आए, फिर 1 घंटा पढ़ लिए, असर के बाद फिर मगरिब में चले गए, मगरिब के बाद फिर आए, फिर ईशा तक और रात तक पढ़ते रहे 12 बजे तक। जी जी। फिर फजर में कभी कभी, तो अक्सर अक्सर फजर में जल्दी उठे, तो फिर कॉलेज जाने से पहले। तो सर्टेन टाइम्स में नो डाउट आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिकॉज आपको अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए मेहनत ही एक मात्र अल्टरनेटिव है। अगर बिल्कुल आपने मेहनत की हुई है और आपकी कमांड है सब्जेक्ट के ऊपर, तो फिर आप डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा आपकी लाइफ में। बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी कही आपने। और मेरे ख्याल से देयर इज नो कोई शॉर्टकट नहीं है कामयाबी के लिए। आप कोई छोटे जी, रास्तों से नहीं जा सकते। जो रास्ता है उसी रास्ते से आपको जाना होगा, और वो रास्ता जाता है मेहनत के जरिए। यानी और एक मेहनत एक आप चीज करेंगे और। तो जी, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। एक चीज और है इसमें कि अक्सर हमारे बच्चों के अंदर इस चीज की कमी रहती थी तब भी और अब भी है, कि आप डिसाइड कीजिए जल्दी से कि आपको किस फील्ड में जाना है। क्या आपका, जब आपका जुनून आपके प्रोफेशन से मिल जाएगा तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता।
और वो कब डिसाइड करें? वो एटलीस्ट हाई स्कूल में आते आते तो आपको रहना ही चाहिए कि भाई अब मैं 9th में आ गया हूँ, अब मुझे जो है, अब मुझे IIT जाना है या मेडिकल जाना है या मुझे लॉ में जाना है या मुझे किसी इंजीनियरिंग की किसी और ब्रांच में जाना है, सिविल में जाना है, तो मैनेजमेंट में जाना है, बैंकिंग में जाना है, आपको कॉमर्स में जाना है, तो आप हाई स्कूल आते आते एटलीस्ट 9th में आपको ये तय हो जाए कि डिटर्मिनेशन कर लें कि अब मेरे लिए यही रास्ता है और ये आखिरी रास्ता है मेरे लिए। आप उस रास्ते, अगर आप उस रास्ते को ये समझ के चल रहे हो कि ये मेरा आखिरी रास्ता है, तो फिर आप जो है उसमें डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। और दूसरी बात, जब आप ये तय कर लें कि मुझे उस रास्ते में जाना है, तो फिर उसके रिसोर्सेज इकट्ठा करें जी। उस रास्ते में जाने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन आदमी है आपके सर्किल में जो आपको उस फील्ड में गाइड कर सकता है। तो जो आपसे आगे पहुंचे हुए लोग हैं उनसे आप कांटेक्ट में रहें कि अच्छा, जैसे अब मान लिया मुझे अगर लॉयर बनना है तो मैं किसी लॉयर से जो अच्छा, जैसे बहुत सारे हमारे जुडिशरी में भाई हैं जो सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस में, उनसे कांटेक्ट करें। आपको साइंस में आना है, इंजीनियरिंग में जाना है, IIT में जाना है, तो देखें कोई IITian है अपना जानने वाला, उसके कांटेक्ट में रहें, उससे पूछें कि क्या अपडेट्स हैं, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। यानी अल्टीमेटली जो है वो प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए। मुझे अगर जानना है तो मुझे जाना है, कुआं तो मेरे पास चलकर नहीं आएगा ना। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों की भी जिम्मेदारी है जो गाँवों से पढ़कर बाहर निकले हैं, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने गांव के बच्चों को जो है मशवरा दे सकूं, उन्हें गाइड कर सकूं, उनकी काउंसलिंग कर सकूं, जिनकी उनको कमी है, चूंकि उनके वालिदैन को वो सब नहीं मालूम है। करियर ऑप्शंस क्या हैं, किस सब्जेक्ट में क्या अवेलेबल है, ये उनको नहीं मालूम है। फिलहाल हम अपनी कोशिश करते रहेंगे, आप कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे। हम बहुत जल्दी एक ऐसी सीरीज भी करने वाले हैं जहां हम बच्चों को ये बताएंगे कि कौन से करियर ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। हम करियर काउंसलर जो हैं उनसे हम कांटेक्ट कर रहे हैं और 1-2 काउंसलर से हमसे उन्होंने राजी भी हो गए हैं और हम बहुत जल्दी वो करेंगे। तो बहरहाल डॉक्टर रियासत अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूँ, एक पॉइंट और शेयर करना चाहूंगा। एजुकेशन को आप टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, ये इन्वेस्टमेंट है। आप खाने पे खर्च करते हो, मकान बनाने पे खर्च करते हो, गाड़ी खरीदने पे खर्च करते हो, कपड़े पहनने पे खर्च करते हो, आप 5-5, 10-10 हजार के जूते पहनते हो, तो एजुकेशन पे खर्च कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। आपने ये बात, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। फ्री में आपको भीख मिलती है, फ्री में भीख मिलती है। जी। अगर आप चाहते हो कि आप लीड करें और आप एक अच्छा करियर आपका हो, अच्छी जगह आप जाएं, तो आप अपने ऊपर खर्च कीजिए और पेरेंट्स भी अपने बच्चों के ऊपर खर्च करें। ये मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, और खासतौर से वालिदैन के लिए, चूंकि एक आदत बन गई है, कि साहब नहीं, फ्री एजुकेशन फ्री में होना चाहिए, बाकी सब चीजें जो है उसके ऊपर आप खर्च करते हैं, लेकिन तालीम चाहते हैं फ्री में मिलनी चाहिए। आजकल ये एक दौर भी है कि सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आगे जो है आने वाले वक्त में फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट करिए, एजुकेशन पर जो इन्वेस्टमेंट है उसका बदला आपको कई फोल्ड में मिलता है, कई गुना मिलता है, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना उसका मिलता है। तो जाहिर है कि इन्वेस्टमेंट करना है एजुकेशन में। ये हम वालिदैन के लिए एक सीख है कि आप एजुकेशन पर भी खर्च करिए, बल्कि एजुकेशन पर जितना ज्यादा आप खर्च कर सके उतना ज्यादा खर्च करिए, उतना बेहतर है। अपने खर्चे काट लीजिए। हमने एक स्लोगन बनाया था, एक रोटी कम खाइए मगर तालीम जरूर हासिल। एक रोटी तालीम, भाई रोटी कम खाने से कोई नहीं मरता है। नहीं, मुझे याद है कि जब हम 2005 में शायद हम मेरी आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी जी, तो आपका वही 2020 का मिशन था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम देख रहे हैं कि वो मतलब वो जो ख्वाब था वो ताबीर उसकी घड़ी जा रही है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब, अंग्रेजी में है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां चाह वहां रहा। अगर हम यानी कछुए की तरह धीरे 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 चलते रहें तो अपनी मंजिल तक हम पहुंच ही जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और इंशाल्लाह ये तो हमारी पहली मीटिंग है, और भी हम इस तरीके की मीटिंग करते रहेंगे, अपने बच्चों तक, अपने गांव तक, अपने कस्बों तक, अपने देहातों तक अपनी बातें पहुंचाते रहेंगे। उन खासतौर से उन नौजवानों को, उन बच्चों को जो अपनी करियर बनाने में मसरूफ हैं, उनको हम सही दिशा देते रहेंगे। यही हमारा मकसद है और हम इस मकसद में जरूर एक ना एक दिन कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रियासत साहब, आप ह्यूस्टन से मिले, इतना वक्त निकाला आपने हम सबके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर जरूर मिलेंगे। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।
खुदा हाफिज। जी, खुदा हाफिज।